दोस्तों, एक महिला टीटी स्टेशन पर पहुंचती है। वेटिंग रूम में ट्रेन आने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उन्हें पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि ट्रेन आएगी तब उसमें हम अपनी टिकट चेक करेंगे, और वो वहां बैठी हुई वेटिंग कर रही होती है। तभी एक रेलवे कर्मचारी से बात करती है और कहती है, इधर आओ भाई, कोई अगर बेस्ट से बेस्ट चाय बनाता हो, बढ़िया से बढ़िया चाय बनाता हो, एक चाय का आदेश कर दो जो हमारे पास चाय आ जाए। तो वो कहता, ठीक है, प्लीज आप यहाँ बैठिए वेटिंग रूम में। अभी मैं एक लड़का बहुत सुंदर चाय बनाता है, इतनी अच्छी चाय बनाता है, अगर आप चाय एक बार उसकी पी लेंगी तो आप उसे कभी छोड़ नहीं सकती, जब आएंगे तब उसकी ही चाय पिएंगी। तो वो जाता है और उनसे कह जाता है, और जो लड़का चाय बनाता था उसके पास पहुंचता है और कहता है कि एक नई महिला टीटी आई है, वो चाय का इंतजार कर रही है, एक बहुत सुंदर चाय उनके पास जानी चाहिए जो कि चाय पीकर वो खुश हो जाए। तो वो लड़का जो होता है चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद जहां वो महिला टीटी बैठी हुई होती है, चाय का इंतजार कर रही होती है, वहीं वो सामने पहुंचता है। जैसे ही आवाज लगाता है, जैसे ही वो सुनती है आवाज, जानी पहचानी होती है जो महिला टीटी होती है, और उसे देखती है। देखने के बाद एकदम दोस्तों दंग रह जाती है। चाय बेचने वाला कोई और नहीं होता, उसी महिला टीटी का तलाकशुदा पति होता है जो स्टेशन पर चाय बेच रहा था। इसे देख करके पत्नी एकदम दंग रह जाती है और वो चाय दे करके जाने लगता है, लेकिन वो रोक लेती है, कहती है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि इतनी जल्दी भी क्या है जो आप भाग रहे हैं। भागो नहीं, क्या हुआ, तुम तो एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, तुम तो कहते थे कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, आज आप चाय बेचने पर क्यों आ गए, कारण क्या है। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो लड़का छर छर रोने लगता है और अपनी पत्नी को एक एक बात बताने लगता है। दोस्तों, थोड़ा समय निकाल करके, ये कहानी बहुत अच्छी है, पारिवारिक कहानी है, ये कहानी तुम्हें कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। इस कहानी को 10 मिनट का समय निकाल कर एक बार अवश्य सुनिए, क्योंकि पारिवारिक कहानी में हमेशा लेकर के आता हूं, क्योंकि परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं वो बर्बाद न होने पाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। जो कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी हकीकत छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक एरिया है, वहां एक परिवार रहता था, छोटा सा परिवार था, और लड़के का नाम होता है सौरभ। सौरभ के घर पे ही काम था, धंधा था, अच्छा काम धंधा था, जो कि वो दूध की डेयरी चलाता था। दूध की डेयरी चलाता था, दूध का इतना अच्छा बिजनेस था कि रोजाना के 10,000 15,000 रुपए पैदा करता था, बहुत सारा पैसा पैदा करता था, क्योंकि दूध का जो धंधा होता है इसमें बहुत सारी कमाई होती है, तो वो अच्छा पैसा पैदा करता था। वो लड़का अच्छा पैसा पैदा करने लगा, करने के बाद और उसका मकान दुकान सब कुछ बहुत बेस्ट बन जाता है, बहुत अच्छा जब बन के तैयार हो जाता है तो उसकी शादी भी आने लगी। लेकिन वहीं उसी शहर के दूसरे मोहल्ले से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है निशा। निशा का रिश्ता एक दूसरे बताते हैं, कहते हैं कि फलाने का लड़का है और वो अच्छा काम कर रहा है, उसका बहुत बेस्ट बिजनेस है, तुम्हारी लड़की पढ़ी लिखी है और पढ़ने लिखने में भी होशियार है, तुम ऐसा करो, मेरे कहने से अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दो। जब विवाह हो जाएगा तो संबंध बन जाएगा, पैसा अधिक है, घर परिवार आगे बढ़ जाएगा। तो उसके माता पिता लड़की के जो होते हैं और उस सौरभ के पिता के पास पहुंचते हैं। सौरभ के पिता के पास जब पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटा शादी लायक है, मेरी बेटी भी योग्य है, क्योंकि वो पढ़ रही है और उसका ख्वाब है रेलवे में नौकरी करने का, और हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी बात बन जाए तो दोनों बच्चों की शादी हो जाए। तो वो कहते हैं शादी तो करनी ही है, लड़का शादी योग्य है, तुम्हारी भी लड़की शादी योग्य है, तो आपकी इच्छा है तो हम भी मना नहीं कर सकते, शादी अवश्य होगी। दोस्तों, शादी के लिए हाँ कर दी जाती है, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को देखना चाहते हैं। तो लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखते हैं, लेकिन देख करके दोनों पसंद हो जाते हैं। दोनों जब पसंद हो जाते हैं और जो भी द्वार चाल के हिसाब से, रीत के हिसाब से गोद भराई होती है, पहले प्राइवेट देखते हैं, देखने के बाद गोद भरी जाती है। गोद भरने के बाद जो समय मुहूर्त तिथि होती है उसमें दोनों का विवाह होता है। दोनों का जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद लेकिन जो निशा होती है, इसने एक शर्त रखी थी, अपने पिता से कहा था, पिता अगर मेरी शादी कर रहे हो तो मेरी इच्छा ये है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख करके आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई में कोई दखल अंदाज ना करे। तो वो बात हो जाती है, होने के बाद शादी भी हो जाती है, पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से घर पर रहने लगते हैं।
दोस्तों जो पत्नी बड़े प्यार से रहने लगते हैं, लेकिन निशा एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इजाजत दे दीजिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और है पढ़ाई करके, और मैं कुछ समाज के अंदर दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों हर चीज पर बंटवारा हो जाता है, हर चीज में भागीदारी हो जाती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी है कि इसमें किसी की भागीदारी नहीं होती। जिसके दिमाग में जो शिक्षा है वो उसका साथ निभाती है। हर चीज में बांट हो जाता है, मगर शिक्षा के अंदर कभी किसी का बांट नहीं होता। दोस्तों जब निशा अपने पति से कहती है तो उसका पति कहता है कि पागल है, हमारा कितना अच्छा धंधा चल रहा है, हमारी कितनी अच्छी डेयरी चल रही है, रोज के 10,000 रुपए पैदा हो रहे हैं, और तू पढ़ लिख करके क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। इसमें क्या हो सकता है? कुछ नहीं, मैं बहुत कमाता हूँ, पढ़ाई लिखाई सब बंद करो, पढ़ाई के चक्कर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, न मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों इसके चलते दोनों में विवाद हो जाता है। निशा अपनी पर अड़ी है, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन उसका पति जो कुछ कम पढ़ा लिखा था वो कह रहा था मैं पढ़ाई करने नहीं दूंगा। दोस्तों इसी के पीछे पति पत्नी में यहां तक होता है कि अनबन हो जाती है, और निशा जो होती है अपने घर चली जाती है। अपने घर चली जाती है, जाने के बाद कुछ समय के बाद दोनों विवाद होता है, लेकिन वो पढ़ाई की जिद पर अड़ी है, लेकिन उसका पति पढ़ाई करने नहीं देता। इसी के चलते दोनों में कोर्ट में केस पड़ता है और तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक हो जाता है, 2-4 महीने या साल 2 साल केस चलता है, उसमें तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोनों अलग अलग रहने लगते हैं कोर्ट के हिसाब से। जब दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, निशा जो होती है अपने माता पिता से कहकर पढ़ाई बरकरार जारी रखती है। वो पढ़ाई लिखाई बहुत होशियार थी, वो पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते यहां तक होता है कि उसका अच्छा खासा रिजल्ट जिस काम में वो करना चाहती थी उसका आने लगा। दोस्तों जब उसका रिजल्ट आने लगा, यहां तक हुआ कि जब टीटी की जगह निकलती है, जो रेलवे कंडक्टर की जगह निकलती है, तो वो अपना फॉर्म में अप्लाई करती है। जब फॉर्म उसमें डालती है दोस्तों उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में वो ट्रेनिंग पे चली जाती है। इधर जो उसका पति सौरभ होता है, जो डेयरी का काम चल रहा होता है, इसके घर पर, इसकी डेयरी पर एक दिन छापा लग जाता है। छापा इतना भयंकर लगता है कि पूरे जिला मजिस्ट्रेट सब आकर के उसके दूध की चेकिंग करते हैं। तो उसमें जो दूध बना पाया हुआ था वो सारा केमिकल का दूध था, 2 दिन का रखा हुआ था। लोग लेके आते थे, ये घर पे केमिकल से दूध तैयार करता था दोस्तों। और वो आज भी है, लोग दूध घर पे तैयार करते हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल करके। दूसरे के बच्चों को जानलेवा हमला होता है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, विकलांगता पैदा हो रही है, क्योंकि वो बना हुआ दूध कोई शैम्पू मिलाता है, तो कोई यूरिया डालता है, कोई कुछ पता नहीं क्या क्या पदार्थ डाल करके और दूध को तैयार किया जा रहा है। तो वही काम वो सौरभ करता था। किसी ने ऐसा जासूस दिया, जासूस के साथ उसकी डेयरी सीज हो जाती है। यहां तक सीज होती है कि जितना उसने नाजायज पैसा कमाया था, जो भी पैसा पैदा किया था, वो सारा का सारा पैदा जब्त हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। और कोर्ट में लगभग 6 महीने की उसकी सजा होती है और 5 लाख का जुर्माना हो जाता है। दोस्तों सौरभ जो होता है वो जेल चला जाता है, और जो पैसा पैदा किया था और घर से कर्ज लेकर के और कोर्ट में वो पैसा जमा करना पड़ता है। जमा जब कर देता है, करने के बाद जब वो छूट करके आता है, उसकी आर्थिक तंगी इतनी गड़बड़ हो जाती है, इतनी गड़बड़ हो जाती है कि कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, कोई भीख देने वाला नहीं होता। अब तो बर्बाद की कगार पर खड़े हैं दोस्तों। इसके बाद में एक मिलने वाले से इसने कहा कि मेरा धंधा तो बंद हो चुका है, कोई ऐसा व्यवसाय बताइए, ऐसा रोजगार बताइए जिससे हमारा धंधा चल जाए, ताकि हम कोई बिजनेस खोल सकें, कोई धंधा कर सकें। तो उसी समय उसका एक मित्र था, वो कहता है कि चलो हम तुम्हें धंधा बताते हैं, अगर तुम धंधा कर लो तो बहुत कम पैसों में तैयार हो जाएगा। तो वो कहता है बताइए। धंधा वो है कि आप जहाँ रेलवे स्टेशन पर एक टी स्टॉल की जगह खाली पड़ी हुई है, और हम आपको वहां किराए पर दिलवा देते हैं, और वहीं पर आप मेन पहले प्लेटफार्म पर है जहां पर यात्री ज्यादातर उतरते हैं, विश्राम घर है, वहीं पर खोखा खाली है, आपको जगह मिल जाएगी। तो वो कहता है दिलवा दो यार, पैसे तो है नहीं। बोले जामनी हम ले लेंगे, अपनी जमानत पर उसे वहां पर दिलवा देता है, और वो चाय का धंधा शुरू करता है थोड़े पैसों से। भाई पकोड़े बनाता है, नाश्ता तैयार करता है, समोसे भी बनाता है, चाय भी बनाता है, 1-2 वर्कर भी रख लेता है। उसकी उस स्टेशन पर इतनी चाय फेमस हो जाती है
कि जो पर्यटक आते हैं, जो जानने वाले होते हैं, जितने भी रेलवे कर्मचारी होते हैं, सब आते हैं उसी की टी स्टॉल से चाय पीते हैं। दोस्तों चाय के बाद होता ये है कि समय उसका यूं ही गुजरता गया, लगभग उसे 1 साल हो गई उस स्टेशन पर चाय बेचते हुए। उसके बाद उसकी पत्नी की जो ट्रेन खत्म होती है, ट्रेन खत्म होने के बाद और उसे पहली बार ही उसी स्टेशन से ट्रेन में कंडक्टर करने का समय मिला था, टीटी जो चेक करने वाला टिकट का मौका मिला था, तो जो गाड़ी आने वाली थी उसका इंतजार, उसका वेट विश्राम गृह में कर रही थी। तभी उसकी इच्छा होती है तो एक कर्मचारी से कहती है कोई बेस्ट चाय बनाता हो, बहुत बेस्ट चाय बनाता हो, उसकी चाय, हमारी इच्छा है चाय पीने की, अगर चाय मिल जाए तो उसे मेरे पास लेकर के आओ, मेरे पास चाय भिजवा दो 1 कप। तो वो जाता है, उसी लड़का से कहता है, सौरभ से, कि जो नई महिला टीटी आई हैं वो चाय का इंतजार कर रही हैं, 1 कप चाय उनके पास पहुंचा दो, बढ़िया से बढ़िया मलाई डालकर बहुत सुंदर चाय पहुंचा दीजिए। तो वो चाय बनाता है, चाय बनाने के बाद और हाथ में समोसे भी ले जाता है और पकोड़े भी ले जाता है, एक थाली में रख करके, उस प्लेट होती है और चाय की केतली हाथ में होती है। दोस्तों जब जाता है, जाने के बाद और जैसे वो महिला टीटी बैठी हुई होती है और आवाज लगाता है, जैसे ही वो महिला टीटी उस लड़के की तरफ देखती है कि चाय वाला, इसके साथ एक लड़का है, उसके हाथ में समोसा नाश्ता है, जैसे ही आवाज आती है और वो देखती है, लड़का उसे देखता है, तो एक दूसरे को देख करके दंग रह जाते हैं। वो लड़का अपनी पत्नी जो तलाकशुदा होती है उसे पहचान लेता है कि ये तो निशा है, और निशा उसे पहचान लेती है, ये तो सौरभ है। सौरभ वहां से मुंह मोड़ करके जाना चाहता था, लेकिन निशा उसे रोक लेती है और कहती है आइए, इतनी जल्दी क्या है, जो आप कर रहे हो मैंने सब देख लिया। लेकिन सौरभ कहता है चलो यहाँ नहीं, अलग बैठ के बात करते हैं। अलग जाते हैं, रूम में बैठते हैं। बैठने के बाद वो निशा पूछती है आखिरकार बात क्या है, तुम तो एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, चाय हम जब मंगाई थी तुमसे तो हम नहीं जानते थे आप यहाँ चाय बेच रहे हो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा घर पर धंधा था, रोज के 10,000 रुपए कमाते थे। मैं पढ़ने के लिए कहती थी, तब आप कहते थे पढ़ लिख करके क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई हर जगह काम देती है। तुमने जो व्यर्थ का धंधा किया, तुमने गलत धंधा पैसा पैदा किया, वो सारा बर्बाद हो गया। क्या है तुम्हारे पास, अब चाय क्यों बेच रहे हो, क्या कारण हुआ। तो वो अपनी पूरी पूरी बात बताने लगता है और कहता है निशा आर्थिक तंगी नहीं, एक बार घर पे ऐसा हुआ कि दूध पर छापा पड़ गया तुम्हारे जाने के बाद। जब छापा पड़ गया तो उसमें सारा दूध जो था गलत पाया गया, यहां तक हुआ कि 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ और 6 महीने की सजा हुई। जो भी हमने गलत तौर से पैसा पैदा किया था वो पैसा सारा का सारा ही नष्ट हो गया और हमारे पास खाने तक को नहीं रहा, खाने तक लाले पड़ गए। इसलिए तब मैं यहाँ पर आकर के ये धंधा करना शुरू किया है, क्योंकि माता पिता भी बुजुर्ग हैं, सब धंधा चौपट हो गया। मैंने तुम्हें समझा नहीं था, मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी थी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था। मैं भी जान चुका हूं कि पढ़ाई में किसी का हक नहीं होता है, किसी का सहारा नहीं होता है। आज तुम अधिकारी बन चुकी हो, मैं एक चाय वाला हूं। इतनी कहकर के जब वो जाने को तैयार होता है तो निशा सोचने लगती है कि अब ये क्या कहना चाहता है। तो कहा आपका विचार क्या है। बोले विचार अब हम आपसे क्या कह सकते हैं, हमने ही तुम्हें फटकारा था, अब हम क्या कह सकते हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी मेरे लिए मुकाम है, मेरे लिए थोड़ी इज्जत है, मेरे लिए रहम है, तो मुझे माफ कर दो और हो सके तो मुझे अपनाने की कोशिश कर लो। मैं बहुत तंग आ चुका हूं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जो मेरे पास घमंड था, मेरे पास अभिमान था, वो मेरा चकनाचूर हो गया है। अभिमान तो किसी का नहीं रहा, न रावण का, न कंस का, न किसी का। बड़े बड़े छत्रपति हुए, सबका गुरूर चूर हो गया। मैं भी यही चाहता हूं कि अब मुझे अपना लो, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं। दोस्तों जब ये वो कहता है तो वो कहती है ठीक है, लगभग 5-6 महीने का इंतजार करो, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। उसने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे फिर साथ कर लिया जाए, फिर इसका अभिमान जाग जाए, फिर ऊट पटांग बात करने लगे। एक दूसरे का नंबर लेते हैं, रोजाना वो अपनी ड्यूटी जाती है, वहां चाय पीती है। उसके बाद में जब देखती है 2-3 महीना हो जाते हैं, अब तो ये ईमानदारी से काम करता है। करने के बाद चुपके से वो टी स्टॉल की चाय बंद करवा देती है, दुकान बंद करवाने के बाद और अपने पति को बाइज्जत घर लेके जाती है और दोबारा एक मंदिर में पुनः दोनों ही पति पत्नी फिर से शादी कर लेते हैं और अपने परिवार को ठीक से चलाते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूं,
मैं बहुत बड़बान हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर किसी को खरीद सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जिस जगह मैं की भावना आती है वहां विनाश हो जाता है दोस्तों। तो कभी भी अपने अंदर अहंकार का अंकुर मत पनपने दीजिए ताकि आपको हानि हो, आपको क्षति पहुंचे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आपके घर में, आपके परिवार में अगर ऐसा हो रहा है तो उसे रोकिए, अपने बच्चों की तरफ, अपनी बीवी की तरफ ध्यान दीजिए। दोस्तों ये कहानी हमें, हमारी तनिक भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर शेयर करना ना भूलें, ताकि आप जो काम करते हैं इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और हम रोजाना नई कहानी लेकर आपके लिए आते हैं। तो अपने दोस्तों तक ये कहानी को जरूर पहुंचाएं, और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।